वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल का जन्म नडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल जाति में हुआ था। वे झवेरभाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे। सोमाभाई, नरसिंहभाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतस्बंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आजादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थीं, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंप गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेष रहा। देसी राज्यों का एकीकरण। मुख्य लेख: भारत का राजनीतिक एकीकरण। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। 3. पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी।
वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है। नागरिक सेवाओं (ICS) का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (IAS) बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि सरदार पटेल कुछ वर्ष जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। सरदार पटेल जहां पाकिस्तान की छद्म, लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे, उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता। लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे, उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखे पत्रों, टिप्पणियों एवं उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में बृहद साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपाकारों में प्रकाशित होते रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 ईस्वी की समयावधि के इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गा दास के संपादन में अंग्रेजी में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों में प्रकाशन हुआ था। इस बृहद संकलन में से चुने हुए पत्र व्यवहारों का विशून्य शंकर के संपादन में 2 खंडों में भी प्रकाशन हुआ, जिनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इन संकलनों में केवल सरदार पटेल के पत्र न होकर उन संदर्भों में उन्हें लिखे गए अन्य व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित हैं। विभिन्न विषयों पर केंद्रित उनके विविध रूपेण लिखित साहित्य को संकलित कर अनेक पुस्तकें भी तैयार की गई हैं। उनके समग्र उपलब्ध साहित्य का विवरण इस प्रकार है। चुना हुआ पत्र व्यवहार 1945, 2 खंडों में, संपादक वी शंकर, प्रथम संस्करण 1976, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद। सरदार श्री के विशिष्ट और अनोखे पत्र 1918, 2 खंडों में, संपादक गणेश मा नांदुरकर, प्रथम संस्करण 1981। भारत विभाजन, गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी,
कश्मीर और हैदराबाद है। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक का मुख्य कक्ष। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। अन्य संस्थान एवं स्मारक: सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक अहमदाबाद, सरदार सरोवर बांध गुजरात, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय कोल्लम, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत, सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान वसाड, सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई, सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली, सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। मुख्य लेख: स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहां लौह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अतः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है, जो केवाडिया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। दर्शक मित्रों, तो ये थी सरदार पटेल के जीवन से छोटी सी झांकी जो मैंने आपको कराई। हमारी दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।